Gujarat State Board of School textbooks, Standard 8th, Social Studies, Chapter 6, Freedom Movements 1885 AD to 1947 AD। अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो चुका हुआ है और हम कल कर चुके हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक। आई होप कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने इसे अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स में अच्छे से आपने इसको प्रमोट भी करा होगा और साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करा होगा। तो नाउ वेलकम टू पार्ट 3 एंड हम होप करते हैं कि हम इसको भी उतना ही इंटरेस्टिंग बनाएं जितना हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाए थे। फिर आता है बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। इसका स्लोगन था साइमन गो बैक। साइमन कमीशन भारत आया, एक भी इंडियन, एक भी भारतीय साइमन कमीशन का मेंबर नहीं था। द कमीशन बॉयकॉट, द कमीशन वॉज बॉयकॉट, बॉयकॉट करा, बहिष्कार करा। लाला लाजपत राय जो थे वो इंजर हुए पंजाब में, लाहौर में। वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद में वो मर गए। रेवोल्यूशनरीज जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि गरम दल, नरम दल, तो ये लाला लाजपत राय जो थे वो लाल बाल पाल के लाल थे, लाला से लाल। तो लाला लाजपत राय जी जब मरे तो इनके तो बहुत सारे गरम दल में शिष्य थे जो इनको फॉलो करते थे। उनमें से कुछ थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो ब्रिटिश ऑफिसर जो सैंडर्स था जिसने ऑर्डर किया था लाठी चार्ज, जिसमें लाला लाजपत राय जी को लाठी लगी सिर पे और वो मारे गए, तो उसको जो है मार दिया गया। साइमन कमीशन फेल हो गया। द हिंदी वजीर बुरेखंड called on all the parties to come up with an acceptable constitution. हिंद राष्ट्र महासभा कमेटी की एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था नेहरू कमेटी। वो कमेटी बिठाई गई मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। नेहरू कमेटी ने रिपोर्ट दी, डोमिनियन स्टेटस चाहिए हमारे को, फेडरलिज्म चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चाहिए। लेकिन क्या हुआ? रिजल्ट उसका क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, नकार दिया। बारडोली सत्याग्रह। (1928) बारडोली तालुका है, तो वहाँ पर ये सत्याग्रह हुआ। नो टैक्स, यानी कि इंक्रीज, बिकॉज टैक्स जो था वो इंक्रीज कर दिया गया, लैंड रेवेन्यू, लगान बढ़ा दिया गया। ये मेमोरेबल चीज़ है। रिप्रेसिव पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जिसके अंदर लीडरशिप आई वल्लभ भाई पटेल की। अभी तक वो वल्लभ भाई पटेल ही थे और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ लोगों ने इसमें भाग लिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनको इस आंदोलन के बाद में सरदार की उपाधि से नवाजा गया। उनकी बहुत ही
ऊंधा लीडरशिप की वजह से। फिर आया रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, 1929। ये अब जो है, ये कांग्रेस का अधिवेशन का सत्र जो था, उसका चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के यंग लीडर्स जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आगे आए। उन्होंने मांग करी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, रेजोल्यूशन भी पास किया कांग्रेस के सेशन में, लाहौर सेशन, 1929, पूर्ण स्वराज दिवस। इस दिवस को याद करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब गठन हुआ और उसको इम्प्लीमेंट किया गया 1950 1950 में, तो गेस करिए क्या तारीख थी। तारीख थी 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। उस दिन इसको याद करके छुट्टी भी दी जाती, आज तक छुट्टी दी जाती है। राजपथ पे जुलूस भी निकलता है। और इस बीच जो है रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एट दिस टाइम। तो ये जो फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये है शहीद भगत सिंह की। ये जो अब फोटो देख रहे हैं आप, ये है जवाहरलाल नेहरू जी की, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात करी। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरीज, यानी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब के बारे में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दास ने एक बॉम्ब फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। बॉम्ब का इंटेंशन किसी को मारने का नहीं था, सिर्फ आवाज़ उठाने का था। लोगों के जो कान थे उनको खोलने का, गवर्नमेंट के कान खोलने का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान खोलने का। नतीजा क्या हुआ? अरेस्ट हुए, कोर्ट केस हुआ, प्रोसिक्यूट हुए, सेंटेंस टू डेथ, फांसी की सजा। जतिन दास एक और रेवोल्यूशनरी थे बंगाल से। उन्होंने जेल में खराब खाने को लेके और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, बहुत बुरे व्यवहार के लिए उन्होंने अनशन का, टू फास्ट अंटिल डेथ, उन्होंने शुरू कर दिया। 64th डे ऑफ द फास्ट वो मर गए। डांडी मार्च, मार्च 12, 1930, साबरमती से डांडी तक 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर्स। साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद में। डांडी कहाँ है? डांडी है नवसारी में। तो 370 किलोमीटर्स दूर गांधी जी ने कहा कि मैं डांडी जाऊंगा। लेकिन पहले चीज़ बता देते हैं कि सॉल्ट, नमक जो एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है खाने की, हर चीज़ में डलता है, हर खाने में डलता है, ऐसा समझ लीजिए आप, सिवाय मीठे वाले खाने के, मिठाई के अलावा तकरीबन हर चीज़ में डलता है। उसके ऊपर अंग्रेज़ी सरकार ने कहा कि नमक जो है सिर्फ हम बनाएंगे और नमक के ऊपर टैक्स लगेगा, सिर्फ हम बनाएंगे और हम बेचेंगे, सिर्फ अंग्रेज़ी सरकार बनाएगी और अंग्रेज़ी सरकार बेचेगी, और उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। तो भारतीयों को लगा कि ये कानून जो है अनजस्ट है, ठीक नहीं है, क्योंकि सॉल्ट हर किसी की बेसिक बुनियादी ज़रूरत में आता है, प्राइम नेसेसिटीज़ में आता है। गांधी जी ने अनाउंस किया कि हम जाएंगे, हम इस लॉ के, सॉल्ट लॉ के खिलाफ अपना प्रतिशोध करेंगे, अपना सत्याग्रह करेंगे।
तो जैसे मैंने आपको बता दिया हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, वो इकलौता ही प्रोड्यूस करता था सॉल्ट। महात्मा गांधी और उनके दूसरे राष्ट्रीय नेता जो थे, उन्होंने इसको बहुत ही बुरा वो समझा। तो 12 मार्च 1930 साबरमती से पैदल की यात्रा शुरू हुई दांडी के लिए, जो नवसारी में है, 370 किलोमीटर्स के लिए। पूरे रास्ते में अलग अलग गांव में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी, गांव में, कस्बों में, शहरों में, सब जगह मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी। जैसे असलाली, बरेजा, अहमदाबाद से शुरू किया ना, तो अहमदाबाद के बाद असलाली, फिर बरेजा, फिर नडियाड, फिर आनंद, फिर रास, जम्बूसार, सूरत, नवसारी और फिर दांडी। अप्रैल 5, 1930 गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। अप्रैल 6, 1930 गांधी जी वॉयलेट करते हैं सॉल्ट लॉ। वो सॉल्ट को अपने हाथ में लेते हैं और दांडी, नवसारी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सॉल्ट लॉ टूट चुका था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो गया था। डेट May 6, 1930। May 5, 1930 को गांधी जी ने घोषणा करी थी दरबाना सत्याग्रह की, गुजरात में। क्या हुआ? अरेस्ट हो गए। अब्बास तैयबी ने उनका जगह ली और लीड करा सत्याग्रह। क्या हुआ? अरेस्ट हो गए वो भी। फिर आई सामने सरोजनी नायडू जी, उन्होंने सत्याग्रह को लीड किया। सत्याग्रह और भी जगह पे फैला। धरासाना, विरमगाम, धोलेरा, सूरज, कड़ाई, कराडी, वडाला, सब जगह सत्याग्रह फैलता गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैलती गई। फॉरेन गुड्स का, विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ। टैक्सेस नहीं भरेंगे, लगान नहीं भरेंगे, रेवेन्यू नहीं देंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, अल्कोहल का बैन करेंगे, लिकर बाज को बंद करवाएंगे, अनटचेबिलिटी को हटा देंगे, छुआछूत को हटा देंगे। और कौन कौन जुड़े इसके साथ? किसान जुड़े, ट्राइबल जुड़े, यानी कि आदिवासी, भील, औरतें, सब जुड़े इसमें। अभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि भारत के ऊपर में नॉर्थ की तरफ अगर आप देखो तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान के पास में जो पार्ट अभी पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP उसको कहा जाता था तब। खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको खान अब्दुल गफ़ार खान के अलावा फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, वो भी एक नॉन वायलेंट के प्रचारक थे, एक नॉन वायलेंस के अहिंसा के सेनानी थे। उन्होंने टैक्स के खिलाफ लड़ाई शुरू करी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी। थाउजेंड्स, कई हजार सत्याग्रही को उन्होंने अरेस्ट किया। अब हम आते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो होना था, उसमें डिस्कस होना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके का होना चाहिए और उसको कैसे अमेंड करेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है।
क्यों? क्योंकि कांग्रेस नहीं थी उसमें। फाइट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो बढ़ता गया। गवर्नमेंट सॉट एन एग्रीमेंट विद कांग्रेस। कांग्रेस के साथ में गवर्नमेंट को एक एग्रीमेंट करना पड़ा। एग्रीमेंट का नाम था गांधी इरविन पैक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से साइन किया एग्रीमेंट को वॉइस रॉय इरविन ने, और भारत की तरफ से साइन करा या कांग्रेस की तरफ से साइन करा गांधी जी ने। की इश्यूज जो उसमें थे वो थे फ्रीडम टू मेक सॉल्ट, सॉल्ट बनाने के लिए आज़ादी मिलेगी, पीसफुल पिकेटिंग एंड रिलीज ऑफ सत्याग्रहीज फ्रॉम द जेल। तो पीसफुल सत्याग्रह जो है उसको अलाउ करा जाएगा और जो सत्याग्रही है उनको जेल में से रिहा किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए 1931 में। क्वेश्चन ऑफ कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी आया, उसमें उठा, प्रश्न उठा कि कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होएगी। डिसअपॉइंटमेंट मिली। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 8, 1942, मुंबई। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गई थी। तो इंडिया में डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है, हम इंडिविजुअल सत्याग्रही अपॉइंट करेंगे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाएगा। आचार्य विनोबा भावे पहले इंडियन इंडिविजुअल सत्याग्रही चुने गए। 1942 क्रिप्स मिशन भेजा गया इंडिया में। उसको क्या करना था कि इंडिया वालों से बात करनी थी, उनको मनाना था कि लेकिन वो फेल हो गया। वो इंडिया वालों को नहीं समझा पाया। इंडिया की डिमांड इंडिपेंडेंस थी, आज़ादी, और इंडिया में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा था अंग्रेज़ों के प्रति, वो बढ़ता जा रहा था। अब कुछ नहीं उनको चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए थी। ऐसे में अगस्त 8, 1942 मुंबई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग होती है। मुंबई में रेजोल्यूशन पास होता है, क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो ब्रिटिशर्स, जाओ वापस, ब्रिटिशर्स गो बैक। ये एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन था। मार्क करिए, अगस्त 8, 1942 क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है। अगस्त 9 सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के तकरीबन सारे बड़े नेता अरेस्ट हो जाते हैं। और सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, छोटे मोटे नेता भी अरेस्ट हो जाते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई इंटेंसिफाई हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत गुना बढ़ जाती है। इसमें किसान, स्टूडेंट, सारे सब तबके के लोग, सब टाइप के लोग, छोटे बड़े सब लोग ज्वाइन कर जाते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सरकारी इमारतें, रेलवे, टेलीफोन लाइंस, ये सब डैमेज करे जाते हैं। अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में यही कहानी थी। स्ट्राइक्स, जहाँ देखो वहीं स्ट्राइक, वहीं कुछ ना कुछ डैमेज। बहुत सारे लोगों ने इंडिया में अपनी खुद की नेशनल गवर्नमेंट बना दी, अपने अपने
कस्बों में, अपनी छोटी छोटी जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे, जहाँ पे भी वो बना सकते थे। ब्रिटिशर्स ने ऑप्रेसिव स्टेप्स लिए इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए। 1943 एंड में मेनी फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट कर लिया गया। जो आज़ादी के सिपाही थे उनको जेलों के पीछे, जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ गंवा दी इस आज़ादी की लड़ाई में। लेकिन इससे एक चीज़ तय थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया, वो कन्विंस हो गई, पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग अब गुलामी नहीं सहेंगे, अब उनको आज़ादी ही चाहिए है, और कुछ नहीं बल्कि आज़ादी, पूर्ण आज़ादी। अब हम आते हैं सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये आज़ाद हिंद फौज की है, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने संगठित करा था। तो अब हम आते हैं सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो था जनवरी 23, 1897 में कटक में ओडिशा में हुआ था। उन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम पास किया था। आपको याद होगा, हमने पहले बोला था आपको कि एक मांग हिंदी महासभा की ये भी थी कि आईएएस का एग्ज़ाम, आईसीएस का एग्ज़ाम जो है वो इंडिया में और लंदन में साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस का एग्ज़ाम भी पास किया था, मगर उन्होंने ब्रिटिशर्स की नौकरी लेने से इनकार कर दिया, नहीं करी उन्होंने नौकरी। उन्होंने इसके अपितु उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना प्रेफर किया। वो एक एक्टिव मेंबर बने हिंदी राष्ट्रीय महासभा के। 1938 में हरिपुरा मूवमेंट में, हरिपुरा बारडोली में वो पहली बार इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ऑफ हिंदी राष्ट्रीय महासभा। 1939 में त्रिपुरा में वो सेकेंड टाइम इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ऑफ हिंदी राष्ट्र महासभा। आइडियोलॉजी डिफरेंट थी उनकी और कांग्रेस के बाकी के लीडर्स की। तो क्या हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, अपनी एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो उन्होंने अपना काम जारी रखा, ब्रिटिशर्स को तंग करते रहे अपनी अपनी सारी चीज़ों के द्वारा, प्रोटेस्ट के द्वारा, और उसकी वजह से वो अरेस्ट भी हुए। वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अरेस्ट भी हुए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स ठीक से ट्रीट नहीं करे जाते हैं, इसके लिए उन्होंने एक अनशन, एक फास्ट चालू कर दिया जेल में। उनकी हेल्थ बिगड़ी, उनको हाउस अरेस्ट करा गया, जेल से छोड़ दिया गया और हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वहाँ पर वो एक पठान का वेश बना के भाग गए। कोलकाता से भागे अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से गए बर्लिन, बर्लिन यानी कि जर्मनी, जर्मनी से वो पहुँचे जापान। जापान में उन्होंने रस बिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन करा। उसके पहले कमांडर बने कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस जब जापान से आए तो वो चीफ ऑफ आईएनए बने, चीफ ऑफ आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को जो था टर्न अराउंड करने की कोशिश करी, एक नया जोश भर दिया उसमें,
स्लोगन दिया, चलो दिल्ली। दूसरा स्लोगन, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मिलिट्री ब्रिगेड्स बनाई। याद करिएगा, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो थी वो गरम दल के थे। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो थी वो हमारे कांग्रेस के नेताओं जो कि नरम दल के थे उनके साथ नहीं मेल खाती थी। तो इस वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट होते हुए कांग्रेस के रिज़ाइन करके, कांग्रेस को छोड़ करके अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कांग्रेस के लीडर्स के प्रति। वो चीज़ मैं आपको भी बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अपनी मिलिट्री की ब्रिगेड्स बनाई उसका नाम दिया क्या, वो सारे के सारे नाम कांग्रेस के लीडर्स के नाम थे, नरम दल के लीडर्स के नाम। जैसे महात्मा गांधी ब्रिगेड, पंडित नेहरू ब्रिगेड, मौलाना आज़ाद ब्रिगेड। और इंडियन नेशनल आर्मी में औरतों के लिए भी जगह थी। औरतों का ब्रिगेड था विमेंस ब्रिगेड, जिसका नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो इंडियन नेशनल आर्मी में अपना काम चालू करा। उसने भारत पर अटैक किया और उसको सक्सेस भी मिली। ईस्टर्न फ्रंट यानी कि पूर्वी बॉर्डर से उसने अटैक किया, ईस्टर्न बॉर्डर से अटैक किया उसने। आकरन, इम्फाल, ये सब जगह पे उसने जीत भी हासिल करी, अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। लेकिन बदलते हालात जो थे जापान में और वर्ल्ड वॉर टू के बदलते हालात, उसकी वजह से उनके पास सप्लाइज की शॉर्टेज हुई। तेज़ बरसात भी चल रही थी, भूखमरी उनकी आर्मी को फेस करनी पड़ी। उसके अलावा नेचुरल कलामिटीज़ फेस करनी पड़ी। तो सुभाष चंद्र बोस जी को जब वो रिटर्न कर रहे थे जापान में, अगस्त 1945 में उनका प्लेन, उनका हवाई जहाज में आग लग जाती है और इस एक्सीडेंट में समझा जाता है कि वो मारे गए हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही वॉज डेड इन द एक्सीडेंट। हिज डेथ स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। आज तक इनकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। मूविंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, 1946 मुंबई। इंडियन नेशनल सोल्जर्स जो थे, इंडियन नेवी सोल्जर्स जो थे, उन्होंने रिवोल्ट किया। गवर्नमेंट को अब लग गया कि अब मिलिट्री जो है वो भी हमारे हाथ से बाहर निकलती जा रही है। जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि 3 कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स को हम इंडिया भेजेंगे। वो क्या करेंगे? इंडिया के साथ निगोशिएट करेंगे, यानी कि इंडिया के साथ डिस्कस करके क्या चाहिए, कैसे चाहिए, इंडिया जो मांगेगा क्या वो सारा दे देना है या कुछ अलग तरीके से देना है, पूरा डिस्कस करेंगे और निगोशिएट करेंगे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे। वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को मिले इंडिया में। को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि आपके जैसे सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके और हमारे को भी प्रोत्साहन मिले, एनकरेजमेंट मिले। उन्होंने 2 प्लान बनाए, एक तो लॉन्ग टर्म प्लान और एक शॉर्ट टर्म इंटरिम प्लान। अब लॉन्ग टर्म प्लान में ये था कि इंडिया को डिवाइड करेंगे 3 भाग में। 3 भाग क्या होंगे? एक हिंदू मेजॉरिटी, एक मुस्लिम मेजॉरिटी और एक मिक्स पॉपुलेशन, जहाँ पे दोनों हिंदू, मुस्लिम और भी बाकी के धर्म के लोग रह रहे हैं, मिक्स पॉपुलेशन। उसमें इंटरिम प्लान क्या था? यानी कि एक तो लॉन्ग टर्म यानी कि जो लंबा चलने वाला प्लान है, वो उसके अंदर 3 भाग में डिवाइड करना था, हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी, मिक्स्ड पॉपुलेशन। इंटरिम प्लान यानी कि शॉर्ट टर्म प्लान,
तो इंटरिम प्लान भी बनाया गया, जिसके अनुसार मुस्लिम लीग जो थी उसको वो पसंद नहीं आया। उसने कहा कि मुस्लिम सीट्स विल बी फिल्ड बाय द मुस्लिम लीग ओनली। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, मुस्लिम लीग ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे अपील टू द नेशन, टेक डायरेक्ट एक्शन फॉर डिमांड ऑफ पाकिस्तान। कम्युनल राइट्स हुए कोलकाता में और रेस्ट ऑफ इंडिया में। इलेक्शंस हुए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जुलाई 1946। मुस्लिम लीग ने रिबेलियस स्टैंड लिया एंड इंटरिम गवर्नमेंट में, और जिससे कम्युनल हार्मनी, कौमी एकता मुश्किल में आ गई। फरवरी 1947 प्राइम मिनिस्टर अटली, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर अटली ने अनाउंस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट विल लीव इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को छोड़ देगी जून 1948 तक। वेवल वॉइसरॉय जो थे इंडिया के, उनको हटा दिया गया। नए वॉइसरॉय बने इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन। इंटरिम गवर्नमेंट जो थी इंडिया की वो फंक्शन नहीं कर पाई। रीज़न साफ था कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स जो थे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी गई, मगर असफल रहे, नहीं हो पाया कॉम्प्रोमाइज़। वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया, डिवाइड कर दो इंडिया को। माउंटबेटन्स आर्ग्यूमेंट जो था कि इंडिया जो है उसका एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया जो है वो पीस, शांति एंजॉय कर पाएगा। और अगर इंडिया की वीक सेंट्रल गवर्नमेंट हुई तो बहुत सारी ऑटोनॉमस अपोजिंग यूनिट्स बीच में आ जाएंगी और वो चीज़ नहीं कर पाएगा इंडिया, यानी कि पीस नहीं रख पाएगा, इंटरनल पीस। इसके साथ में हमारे नेता यानी कि पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा अन्य कांग्रेस के नेता भी सहमत थे और ये चीज़ को एग्री करें। जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है। डिवाइड कर दो इंडिया को दो भाग में, इंडिया और पाकिस्तान। मिडनाइट ऑफ अगस्त 14, 1947। जगह है रेड फोर्ट, दिल्ली। यूनियन जैक ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, उसको नीचे उतार दिया जाता है। भारत का तिरंगा ऊपर चढ़ता है। इंडिया का स्टेटस होता है इंडिपेंडेंट। At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance.